चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को आधी रात ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच विदेशी ईरानी प्रवासी इजराइल पर हमले के लिए अपने देश को इस्लामी शासकों की निंदा करते नजर आ रहे हैं। ईरान के हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इसने मिडिल ईस्ट को जंग की कगार पर धकेल दिया है। अमेरिका, कनाडा और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों में रहने वाले ईरानी प्रवासियों ने सोमवार को #इंडियंस स्टैंड विद इजराइल के साथ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड की शुरुआत की है। तिहाड़ जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद 15 अप्रैल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीएम केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने 2 बार ईडी रिमांड पर भेजा। इसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तब से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। आपको बता दें, आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर 24 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में गिरफ्तार हुई बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं सीबीआई की गिरफ्तारी से जुड़े जमानत वाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की याचिका पर सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद आज सोमवार 15 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया था। अदालत में सीबीआई ने 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, क्योंकि 23 तारीख को ईडी के केस में भी के कविता की कस्टडी खत्म हो रही है। इसलिए उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। केरल को राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे, चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी सोमवार को केरल के दौरे पर थे। यहां पीएम का पलक्कड़ में स्वागत किया गया। यहां पीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आप सबका ये जन समर्थन और प्रेम देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि केरल का ये नया वर्ष एक नया आरंभ लेकर आया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अगले 5 वर्षों के लिए विकास और विरासत का विजन जारी किया है। पलक्कड़ को केरल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ केरल में कई मंदिर, चर्च और आस्था के स्थान है। अगले 5 वर्षों में हम केरल को एक वैश्विक विरासत बनाने के लिए काम करेंगे। हम केरल को राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क से जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केरल में आज भी पीने का पानी के लिए संकट है। केरल में पानी का संकट यहाँ की सरकार की विफलता का सबूत है। मैं गारंटी देता हूँ कि नल से हर घर जल पहुँचाना चाहता हूँ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की वजह से अब सीमा हैदर मुश्किलों में पड़ गई हैं। सीमा के साथ साथ उनके भारतीय पति सचिन मीणा भी परेशानी में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट ने सीमा हैदर, उनके पति सचिन मीणा, वकील एपी सिंह, पंडित और बारातियों में शामिल हुए लोगों को 25 मई 2024 को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने जानकारी दी कि अगर ये सभी लोग 25 मई को कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो इन लोगों के खिलाफ एक तरफा सुनवाई की जाएगी। बीएसपी के 11 नए उम्मीदवारों का ऐलान। जौनपुर से धनंजय की पत्नी डिंपल के सामने इस नेता ने संभाला मोर्चा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा भी एक्टिव मोड में आ गई है। इसी बीच मंगलवार यानी 16 अप्रैल को मायावती ने एक और सूची जारी करते हुए 11 नए टिकट घोषित कर दिए हैं। बीएसपी की तरफ से जारी इस लिस्ट के तहत मायावती ने मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव, बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन, बलिया से ललन सिंह यादव, जौनपुर से श्रीकला सिंह, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जौनपुर पर मायावती ने जिस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है उसको लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। दरअसल बीएसपी की तरफ से जौनपुर लोकसभा सीट के लिए धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, बीएसपी चीफ ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया जब धनंजय सिंह खुद जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में जौनपुर से उनकी पत्नी को खड़ा करने से इस बार का चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हुई है। बता दें कि एक आरोपी की पहचान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी विशाल उर्फ कालू के रूप में हुई थी। एसटीएफ इस मामले को लेकर विशाल के घर भी पहुंची थी। इस दौरान उसकी मां और बहन से पूछताछ की गई। विशाल 1.5 साल से अपराध की दुनिया में एक्टिव था। वह स्क्रैप का बिजनेस करने वाले व्यापारी सचिन उर्फ गोदा की हत्या के मामले में भी आरोपी रह चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई देश के सभी बैंकों या एनबीएफसी के कामकाजों पर नजर रखती है। इसी कड़ी में आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। एक तरफ आरबीआई ने सोमवार को सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उस पर कई अंकुश लगाए। इसमें ग्राहकों पर अपने खातों से निकासी की सीमा 15,000 रुपए लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई ने सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर भी कई अंकुश लगा दिए, जिनमें खातों से 10,000 रुपए की निकासी की सीमा भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इन बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत प्रतिबंध 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू होते हैं। आरबीआई ने कहा कि ये बंदिशें 15 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से 6 महीने तक लागू रहेंगी और समीक्षा के अधीन रहेंगी। मनीष तिवारी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद कांग्रेस में मचा बवाल। 50 नेताओं ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, उम्मीदवार मनीष तिवारी के स्वागत समारोह के बाद कांग्रेस पार्टी में बवाल मच गया है। 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। इन पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष लक्की के प्रति रोष जाहिर किया। यह सभी पवन बंसल के करीबी हैं। ये 50 नेता सोमवार को आयोजित मनीष तिवारी के स्वागत समारोह में भी आए थे। हालांकि पार्टी की ओर से इन नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। स्वागत समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल भी नहीं पहुंचे। उन्हें तिवारी की ओर से खुद कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी और प्रत्याशी धन बल का किस कदर इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, इसका उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी जब्ती की है। लोकसभा चुनाव में धन बल के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक अवैध पैसे जब्त किए हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती कर रहे हैं। आयोग ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुके हैं, जो 2019 लोकसभा चुनाव में की गई कुल जब्ती से अधिक है। चुनाव आयोग का कहना है कि कार्रवाई सख्त और बिना रुके जारी रहेगी। बायजू रविंद्रन अपनी कंपनी बायजू पर पकड़ फिर से मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वह बायजू का कंट्रोल अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। बायजू के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा देकर उनके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब बायजू रविंद्रन 4 साल बाद इस पद पर वापसी करेंगे। एडटेक कंपनी बायजू पिछले काफी समय से कई विवादों में फंसी है। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन और इसके शेयरधारकों के बीच कानूनी विवाद जारी है। शेयरधारक उन्हें पद से हटाना चाहते हैं, जबकि रविंद्रन कंपनी छोड़ने की बजाय अपनी पकड़ और मजबूत करते जा रहे हैं। यूपी में फिर बदलेगा मौसम, हल्की बारिश के आसार। जी हां, बता दें यूपी में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया था। मौसम में इस हफ्ते से ही बदलाव के आसार हैं। वेस्ट यूपी में रविवार को सुबह से बादलों की आमद हो गई है। इससे दोपहर धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा। दोपहर बेहद गर्म रही, लेकिन इससे हल्की राहत महसूस हुई। शाम को बादल गहराए और मध्यम हवाएं चली। हालांकि रात 8 बजे तक कहीं से मौसम बिगड़ने की खबर नहीं आई। धूप छांव के मौसम में तापमान में कमी आई है। ताज नगरी आगरा में मौसम बिगड़ने के अलर्ट के बाद रविवार शाम को इसका असर दिखाई दिया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड में बीजेपी प्रत्याशी हिंदू देवी जाटों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। सैंपऊ कस्बे के ऐतिहासिक महादेव मंदिर के पास आयोजित सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ तुष्टीकरण के आरोप लगाए, साथ ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात भी कही। इसके बाद जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा ने भाषण शुरू किया तो कुछ देर बाद लोग उठकर जाने लगे। इसी दौरान बसपा विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सीएम के भाषण को बीच में रोककर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए भगवान महादेव की सौगंध दी। उन्होंने कहा कि महादेव की सौगंध, आप हिंदू हो तो बैठ जाएं। इसके बावजूद भी लोगों की भीड़ धीरे धीरे सभा से निकल गई। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नए उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में 5 नए नामों की घोषणा की गई है, जबकि पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से उम्मीदवार बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने संभल, बागपत, पीलीभीत, घोसी और मिर्जापुर से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर से नया उम्मीदवार दिया है।
समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा सीट से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है, जबकि बागपत से मनोज चौधरी और पीलीभीत से भगवंत शरण गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है। घोसी से अखिलेश यादव की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे राजीव राय को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने गौतमबुद्ध नगर से अपना उम्मीदवार बदलकर राहुल अवाना को मैदान में उतारा है। वेदी डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से ललन सिंह यादव, जौनपुर से श्रीकला सिंह, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह, वाराणसी से अतहर जमाल लारी को अपना उम्मीदवार बनाया।